जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रश्न पत्र का सेट 2 लेकर आया हूं। दोस्तों, यह सेट एडुटेरिया प्रकाशन का है, जो कि बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसे आप शुरू से अंत तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। जी हाँ, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो दोस्तों, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना यह मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, मेगास्थनीज के द्वारा ही इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। नेक्स्ट इसमें तीसरा दिया गया है कि भारत और 10 राजाओं के बीच 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुषनी नदी के तट पर। जी हाँ, पुरुषनी नदी के तट पर ही यह 10 राज युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 4 नंबर का, 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 5 नंबर का, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है कब। तो दोस्तों, विक्रम संवत का जो आरंभ माना जाता है वह माना जाता है 57 ईस्वी पूर्व में। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 6 नंबर का, कि गुप्त शासकों की शासकीय यानी राजकीय भाषा क्या थी। तो गुप्त शासकों की राजकीय भाषा दोस्तों यह थी संस्कृत। जी हाँ, गुप्त शासकों की जो राजकीय भाषा थी वह संस्कृत थी, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 7 नंबर का, कि एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो दोस्तों, एलोरा का जो शिव मंदिर का निर्माण जो करवाया गया था वह करवाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों, यह जो एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है, जो कैलाश मंदिर है, वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। और दोस्तों, इसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण जो प्रथम है, यह राष्ट्रकूट शासक है। कभी कभी पूछता है कि किस वंश के शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया, तो वहां आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। नेक्स्ट है 8 नंबर का, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 बार। जी हाँ, महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और उसने उन 1009 से 1027 ईस्वी तक आक्रमण किया। 1009 से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट है 9 नंबर का, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो दोस्तों, इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 10 नंबर का, कि किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था। जी हाँ, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खिलजी शासक ने। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट है 11 नंबर का, कि अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था। जी हाँ, अकबर के समय साम्राज्य जो था वो सूबों में बटा था। तो कितने सूबों में बटा था दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 सूबों में। जी हाँ, 15 सूबों में। नेक्स्ट है 12 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है।
जी हाँ, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांसीसी कालीकट। ये सही नहीं है। जी हाँ, फ्रांसीसी जो है वह कालीकट, ये ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, यहाँ पर उन्होंने स्थापित जो प्रथम कारखाना जो स्थापित किया था वो फ्रांसीसी कालीकट में स्थापित नहीं किया था। नेक्स्ट है 13 नंबर का, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जी हाँ, जो प्रथम अंग्रेज भारत आया था वह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मिंडेल हॉल। जी हाँ, जॉन मिंडेल हॉल जो था वह सबसे पहले यहाँ आया था और वह 1597 ईस्वी में भारत आया था। जी हाँ, 1597 ईस्वी में वह जॉन मिंडेल हॉल जो था वो पहली बार भारत आया था। नेक्स्ट है 14 नंबर का, किस उत्तरकालीन मुगल शासकों को लंपट मूर्ख कहा जाता है? जी हाँ, लंपट मूर्ख कहा जाता है, किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांदार शाह को। जी हाँ, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। दोस्तों, इसमें मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि से जाना जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि से जाना जाता है, जबकि मुअज्जम को शाहे बेखबर कहा जाता है। जी हाँ, मुअज्जम को शाहे बेखबर कहा जाता है और फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है और लंपट मूर्ख यह जहांदार शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर का, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? जी हाँ, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुबारक उद दौला। जी हाँ, मुबारक उद दौला बंगाल का अंतिम नवाब था। नेक्स्ट है 16 नंबर का, कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीडी सावरकर। जी हाँ, वीडी सावरकर जो थे वही फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किए थे। नेक्स्ट है 17 नंबर का, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी, श्री धरलू नायडू। जी हाँ, श्री धरलू नायडू ही वेद समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है 18 नंबर का, कि पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में। नेक्स्ट है 19 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जी हाँ, कौन सा सुमेलित नहीं है? पत्र पत्रिका का नाम दिया गया दोस्तों, और यहाँ संपादक या संस्थापक का नाम है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जितना भी है वो सब सही सुमेलित है। यानी बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, बंगदूत राजा राम मोहन राय के द्वारा, ये सभी सही सुमेलित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 20 नंबर का, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा में। जी हाँ, 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा में ही यह घोषणा किया गया था कि विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना की। नेक्स्ट है 21 नंबर का, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंगस को। जी हाँ, वारेन हेस्टिंगस को ही भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है 22 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? जी हाँ, सबसे बाद में जो घटित हुई घटना वह कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध।
जी हाँ, तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध सबसे अंतिम में घटा था। देखिए यहाँ पर सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना, यह 1843 में घटना घटा था, 1843 में। उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था दोस्तों, यह हुआ था 1845-46 में, 1845-46 में। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था, यह हुआ था 1885-86, 1800 1885 और 86, 1885-86 में हुआ था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यह लागू हुआ था 1856 में। तो सबसे जो अंत में जो हुआ वह हुआ तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जी हाँ, एमजी रनाडे, जीवी जोशी और एसएच चिवलुनकर, ये सभी जो थे वह सार्वजनिक पूना सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट है 24 नंबर का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज यूले। जी हाँ, जॉर्ज यूले जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 25 नंबर का, 25 नंबर में दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। जी हाँ, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। जी हाँ, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। जी हाँ, कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है 26 नंबर कि लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी। लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन लाल ढींगरा। जी हाँ, मदन लाल ढींगरा ही 1909 ईस्वी में कर्जन वायली की हत्या कर दी थी गोली मारकर। जी हाँ, 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी आर दास के द्वारा। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। नेक्स्ट है 29 नंबर का कि 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। जी हाँ, 1937 की बात है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। जी हाँ, उसकी संख्या 5 थी। नेक्स्ट है 30 नंबर का, 30 नंबर का है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। जी हाँ, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स मेटकॉफ को। जी हाँ, चार्ल्स मेटकॉफ ही समाचार पत्र पर लगे प्रतिबंध को इन्होंने ही हटाया था, इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है 31 नंबर का भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। जी हाँ, भूमिगत रेडियो का संचालन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जी हाँ, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुण आसफ अली, इन्होंने सभी भूमिगत रेडियो का संचालन किया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 32 नंबर का कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। जी हाँ, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? दोस्तों यह हुआ था 1931 ईस्वी में। जी हाँ, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। नेक्स्ट है 33 नंबर का
कि निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। जी हाँ, निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल की। नेक्स्ट है 34 नंबर का कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीरोफाइट। जी हाँ, जीरोफाइट कहा जाता है जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति है। नेक्स्ट है 35 नंबर का कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केचुआ पालन से। जी हाँ, केचुआ का पालन को ही वर्मी कल्चर कहा जाता है और दोस्तों केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है 36 नंबर का कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है। जी हाँ, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर। जी हाँ, ऑप्शन में ज्यादातर भागीरथी आता है तो इसलिए सही आंसर है भागीरथी एवं भिलंगना। नेक्स्ट है 37 नंबर का भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। जी हाँ, कौन सा राज्य में भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट है 38 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। जी हाँ, ये सभी सही है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है। तो ये ऊपर के तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट है 39 नंबर का घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट है 40 नंबर का कि विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है। जी हाँ, नैनो यूरिया संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है 41 नंबर का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता। जी हाँ, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीराबाई चानू। जी हाँ, मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टिंग से संबंधित एक भारतीय खिलाड़ी है, उन्हें ही बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 42 नंबर का। जी हाँ, 42 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोपाल में। जी हाँ, ऑप्शन बी भोपाल। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर का कि हाल ही में यह 43 नंबर का प्रश्न हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। जी हाँ, लिथियम जिसका संकेत होता है Li और परमाणु संख्या होता है 3 Li3। तो लिथियम का जो भंडार मिला है वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है 44 नंबर का कि बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 45.03 लाख करोड़ रुपये की। नेक्स्ट है 45 नंबर का कि हाल ही में हुए राज्यपाल के नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। जी हाँ, कौन सा सही सुमेलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल जो है राज्यपाल और राज्य हिमाचल प्रदेश
शिव प्रताप शुक्ल, यह सही है। जी हाँ, ये ऑप्शन सही है। फागू चौहान, फागू चौहान यहाँ पे मेघालय राज्य के बनाए गए राज्यपाल, और उसके बाद शिव प्रताप शुक्ल ये हिमाचल प्रदेश के हो गए, और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यह बिहार के हुए, और सीपी राधाकृष्णन यह झारखंड के, यहाँ सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल हुए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हुए वह हुए शिव प्रताप शुक्ल, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 46 नंबर का, द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमिताभ कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है 47 नंबर का, कि फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिजी में। नेक्स्ट है 48 नंबर का, कि किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? जी हाँ, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। तो यह किस देश के राष्ट्रपति यह थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्र के। नेक्स्ट है 49 नंबर का, कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40वां स्थान है। नेक्स्ट है 50 नंबर का, कि दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत बायोटेक। जी हाँ, भारत बायोटेक के द्वारा दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन को बनाया गया, विकसित किया गया। नेक्स्ट है 51 नंबर का, या 51 नंबर का प्रश्न आप लोग के सामने, कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट है 52 नंबर का, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीरकालिक। चीरकालिक मतलब होता है दीर्घकालिक, मतलब काफी लंबे समय तक रहने वाले। नेक्स्ट है 53 नंबर का, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? जी हाँ, प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरित लवक। नेक्स्ट है 54 नंबर का, निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा, या पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पादप कोशिका के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 55 नंबर का, कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों की किस दिशा में होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊपर और नीचे दोनों ओर। जी हाँ, फ्लोएम जो होता है वह उत्तक है, पेड़ पौधों में पाए जाने वाला उत्तक है। दोस्तों फ्लोएम जो होता है उससे ऊपर से नीचे भी खाद्य पदार्थ आता है और नीचे से ऊपर भी जाता है, लेकिन जाइलम जो होता है वह जड़ से पानी खींच करके और खनिज लवण खींच करके ऊपर पहुंचाता है, लेकिन फ्लोएम जो है ऊपर और नीचे दोनों ओर कार्य करता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 56 नंबर का, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते कहाँ संचित रहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी में। जी हाँ, पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में और छाल में, इसलिए सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर का। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, ताकि वीडियो बनाने का जो प्रोत्साहन हमें मिलता रहे। नेक्स्ट है, बीज रहित
पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं? जी हाँ, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक कौन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। नेक्स्ट है 58 नंबर का, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? जी हाँ, कौन सा दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण के द्वारा। जी हाँ। नेक्स्ट है 59 नंबर का, कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो दोस्तों इसके लिए जो अधिकतम दूरी होता है वह होता है अनंत। जी हाँ, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर न्यूनतम पूछा जाए, अगर कम से कम पूछा जाए तो वह होता है 25 सेंटीमीटर। जी हाँ, 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर अधिकतम दूरी पूछा जाए तो वह अनंत होता है। नेक्स्ट है 60 नंबर का, कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जनित्र। जी हाँ, जनित्र को ही कहा जाता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। 61 नंबर का है, विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? जी हाँ, विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी खास दिशा में तय की गई दूरी को ही वेग कहा जाता है और विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन की दर को ही वेग कहा जाता है। नेक्स्ट है 62 नंबर का, 62 नंबर का प्रश्न है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के वह क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जी हाँ, दो कणों के बीच की जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की जो कण होता है उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है 63 नंबर का, निम्नांकित में से निम्न में से लवण का उदाहरण कौन सा है? जी हाँ, लवण का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NaCl। जी हाँ, NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है दोस्तों, और NaCl को हम लोग घर में नमक के तौर पे यूज करते हैं। जो नमक हम लोग यूज करते हैं वो NaCl ही होता है, सोडियम क्लोराइड, और यह एक लवण है। नेक्स्ट है 64 नंबर का, 64 में दिया गया कि Mg+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, Mg में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे +2 यानी कि Mg का जो परमाणु संख्या होता है दोस्तों वह होता है 12। Mg का परमाणु संख्या होता है 12, लेकिन यहाँ पर +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को यह खो रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तो इसमें बचेगा 10 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है 65 नंबर का, द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। जी हाँ, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। नेक्स्ट है 66 नंबर का, कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस जिसको हम लोग LPG कहते हैं, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसी को कहा जाता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्योंकि ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन ये LPG में तीनों पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अगर पूछा जाए कि LPG में मुख्य अवयव क्या होता है, जब मुख्य पूछा जाए तो उसमें आंसर होता है ब्यूटेन, लेकिन जब यहाँ कहा गया है कि उसमें कौन सा अवयव होता है तो ये तीनों अवयव होता है। नेक्स्ट है 67 नंबर का, कि एक सह संयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो किसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, H2O। जी हाँ, H2O यानी कि जल, और जल ही जीवन है, जल के बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं, तो इस जल का उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा H2O। नेक्स्ट है 68 नंबर का, कि एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नांकित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? जी हाँ, एल्डिहाइड श्रेणी में कौन सा जो है क्रियाशील समूह में विद्यमान होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगल बॉन्ड CHO। जी हाँ, एल्डिहाइड समूह का ये यौगिक है। नेक्स्ट है 69 नंबर का, कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत
नीति निदेशक सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। जी हाँ, यह जो है अदालतों द्वारा यह अप्रवर्तनीय है। नेक्स्ट है 70 नंबर का कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17वां संविधान संशोधन में। जी हाँ, 17वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उस संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है 71 नंबर का, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिक उत्तरदायित्व। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं 72 नंबर का प्रश्न, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होते हैं? जी हाँ, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल के सचिव। जी हाँ, मंत्रिमंडल के सचिव। नेक्स्ट है 73 नंबर का, यह 73 नंबर का प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? जी हाँ, स्थानीय सरकार का मामला कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानून और व्यवस्था। जी हाँ, कानून और व्यवस्था स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। नेक्स्ट है 74 नंबर का कि विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट है 75 नंबर का कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 49 में। जी हाँ, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक, स्थान तथा वस्तुओं के संरक्षण के लिए इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है 76 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी हाँ, अनुच्छेद 335 में। जी अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है 77 नंबर का, यह 77 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। जी हाँ, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। जी हाँ, समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही यह आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। नेक्स्ट है 78 नंबर का, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? जी हाँ, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा ऑप्शन बी, वस्तुओं का परिवहन। जी हाँ, परिवहन जो आता है वो सेवा क्षेत्र कहलाता है, यानी तृतीय क्षेत्र। दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है उद्योग और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्र। तो यहाँ परिवहन जो है वह सेवा क्षेत्र है, इसलिए यह तृतीय क्षेत्र का अंतर्गत आता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 79 नंबर का, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16.2%। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर का, 80 में कहता है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है वह किसमें शामिल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी में। जी हाँ, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास और वित्तीय क्षेत्र ये सभी इसमें शामिल है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 81 नंबर का, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़गपुर की पहाड़ियां।
जी हाँ, खड़गपुर की पहाड़ियां जो है निम्न में से सभी हिस्सों में सबसे ज्यादा पुराना है। नेक्स्ट है 82 नंबर का कि निम्नलिखित में से भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामेश्वरम। जी हाँ, रामेश्वरम जो द्वीप है वह भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट है 83 नंबर का, यह 83 का प्रश्न आप लोग के सामने, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी हाँ, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप लोग जानते होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा नदी। जी हाँ, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर। जी हाँ, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा। नेक्स्ट है 84 नंबर का, रेगुर किसका नाम है। जी हाँ, रेगुर किसका नाम है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी को। जी हाँ, काली मिट्टी का ही नाम है रेगुर मृदा। और दोस्तों इसमें कपास और मूंगफली की खेती काफी अधिक होती है। यह कपास और मूंगफली के लिए काफी उपयुक्त मिट्टी है और यह मिट्टी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्य में यह अधिक मात्रा में है। नेक्स्ट है 85 नंबर का कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्षत्र कहलाता है। जी हाँ, नक्षत्र जो होता है ताराओं का एक समूह होता है, एक निश्चित आकृति होता है। नेक्स्ट है 86 नंबर का, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 अप्रैल को। जी हाँ, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 87 नंबर का, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर कितना डिग्री होगा, मतलब कितने घंटे होगा। जी हाँ, यदि दो स्थानों के बीच की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच के समय का अंतर कितना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 घंटा। जी हाँ, 6 घंटा का अंतर होगा। नेक्स्ट है 88 नंबर का, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। या कौन सा हिंद महासागर की धारा नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनेजुएला की धारा। जी हाँ, वेनेजुएला की धारा, यहाँ बेंगुएला लिखा है लेकिन वेनेजुएला होता है, वेनेजुएला की धारा। नेक्स्ट है 89 नंबर का कि इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। या कौन सा जो है ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बियर। जी हाँ, बियर। नेक्स्ट है 90 नंबर का कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जी हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। नेक्स्ट है 91 नंबर का कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। कब वृद्धि होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के कारण ही ग्रीन हाउस में, ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है 92 नंबर का कि कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है। जी हाँ, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योटो प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट है 93 नंबर का, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर को। नेक्स्ट है 94 नंबर का, जी हाँ, 94 नंबर का प्रश्न है कि राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। जी हाँ, राजीव गांधी वन्य संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को। जी हाँ, शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को, यानी कि इनमें से सभी को। नेक्स्ट है 95 नंबर का, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है।
जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 96 नंबर का कि निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी की जो पुस्तक है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है 97 नंबर का, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? जी हाँ, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 243। जी हाँ, 243 बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या है। नेक्स्ट 98 नंबर का कि निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो यहाँ दिया गया है, एक में है वन नीति, दो है पर्यावरण अधिनियम 1986, तीन है औद्योगिक नीति और चार है शिक्षा नीति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी चारों। जी हाँ, चारों जो है पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है 99 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? जी हाँ, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान का खेत। जी हाँ, धान का खेत जो होता है दोस्तों, यह एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। नेक्स्ट है 100 नंबर का, और ये अंतिम प्रश्न है आज के सामान्य अध्ययन का, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है यह किस आंदोलन का नारा है? जी हाँ, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन का यह नारा है। दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का साथ शेयर कीजिए और प्यारा से कमेंट करना नहीं भूले। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।